मंगलवार की ठंडी शाम थी और क्रिसमस के दिन भी पास थे जब अचानक मेरी नौकरी चली गई। जब मैं दुख भरे उस ईमेल को देख रही थी तो मेरे गंदे अपार्टमेंट में लैपटॉप की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। डियर टायरा, हमें आपको ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है। कुछ मुश्किल हालातों की वजह से मेरे पेट में गांठ बनने लगी। 2 महीनों से मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया था। मिस्टर रिचर्ड जो मेरे मकान मालिक थे, उन्होंने मुझे किराया चुकाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वरना मुझे घर खाली करना होगा। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, ना ही इसके बाद क्या करना है उसका कोई प्लान। और अब LA जैसे महंगे शहर में नौकरी ना होना बहुत बेकार है। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी दृढ़ संकल्प और घबराहट मुझे क्रेगलिस्ट तक ले गई। मैंने कई एड्स देखी, हर एक पिछली वाली से और भी ज्यादा शक करने वाली। फिर मेरी नजर एक नौकरी पर पड़ी। एक मसाज पार्लर मसाज करने वाली लड़की ढूंढ रहा था। पैसे अच्छे मिल रहे थे और वो दिन में सिर्फ एक क्लाइंट ही लेते थे। कम काम और ज्यादा पैसे, ये बिल्कुल परफेक्ट था, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि जवाब लगभग फौरन ही आ गया। अगले ही सुबह मैं दिए गए पते पर पहुंची। वो काफी छोटा था। एक बोर्ड अप और टिमटिमाती नियॉन रोशनी वाले लॉन्ड्रोमैट के बीच एक साधारण इमारत बनी हुई थी। मैं दरवाजे पर गई तो सुनहरे बालों वाली एक औरत ने दरवाजा खोला। उसने जूते नहीं पहने हुए थे। मिस टायरा, उसने पूछा। जी हाँ, वो मैं ही हूँ। आप जरूर डैफ्नी होंगी? हाँ, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो मुझे एक पतले से गलियारे से निकलकर पीछे के कमरे में ले गई। उस कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी। खिड़कियों पर भारी पर्दे लगे हुए थे ताकि बाहर की नेचुरल लाइट अंदर आ ना सके। लेवेंडर की खुशबू से हवा भारी हो गई थी और उसी के साथ धातु की अजीब बदबू थी जिससे मेरे पेट में गांठ बन गई। मेरी घबराहट और बढ़ गई जब मैंने बीच में एक मसाज टेबल देखा और एक आदमी पहले से ही अपना मुंह नीचे करके उस पर लेटा हुआ था। उसके सफेद बाल गहरी चादर के नीचे ढके हुए थे। वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर लग रहा था, जैसे कई वक्त से वहीं पड़ा हूँ। डैफ्नी ने मुझे इशारा करते हुए कहा, ये मिस्टर ग्रांजर हैं, तुम्हारे आज के क्लाइंट। तुम सिर्फ इनके कंधों पर ज्यादा ध्यान देना, उनमें काफी दर्द है। मैंने हाँ कहा और अपने चेहरे पर घबराहट को आने नहीं दिया। ठीक है, एक और बात, उसने कहा। उसकी आवाज एक षड्यंत्री फुसफुसाहट की तरह कम हो गई। तुम यहां पर जूते नहीं पहन सकती। क्यों? ये नियम है, उसने ऐसे जवाब दिया जैसे ये यहाँ काम करने वालों के लिए आम बात हो। ये सोचकर भी मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। डैफ्नी कमरे से चली गई। मैंने अपने जूते उतारे और जैसे ही पांव जमीन पर रखा तो ठंड के मारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं मिस्टर ग्रेंजर की तरफ चली गई। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और मेरे अंदर चल रही घबराहट को कम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे सिर्फ उनकी उखड़ी हुई सांस की आवाज आ रही थी और जब मैंने उनके कंधों पर मसाज करना शुरू किया तब हल्की कराहने की आवाज आई। जैसे जैसे घड़ी टिक टिक करने लगी, सन्नाटा गहरा होता गया और तापमान गिरने लगा। इसी तरह बिना किसी हलचल के आधा घंटा बीत गया और फिर अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी। कमरा गहरा लाल रंग से नहाया हुआ था, जिससे हर चीज पर एक भयानक चमक फैल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने वो आवाज सुनी, पहले धीमी लेकिन धीरे धीरे काफी तेज। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो आवाज बच्चों की थी जो नर्सरी की राइम्स गा रही थी। उनके हंसने की आवाजें दीवारों पर छा गई थी। मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये गलत भी था। मेरा रोम रोम मुझे चिल्ला कर कह रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं एक ही जगह जम सी गई। मेरा दिमाग सभी भयानक संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। फिर अचानक मुझे अपने पैरों पर कुछ ठंडा और गीला एहसास हुआ। ये इतना चौंका देने वाला था कि मेरी हल्की सी चीख निकली और मैंने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। मैंने इस उम्मीद में नीचे देखा कि शायद वो पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई। एक पतला चिपचिपा लिक्विड मेरे पैरों पर गिर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या जगह है और इस जगह के बारे में हर चीज इतनी अजीब क्यों है? मैं घबरा गई। जुर्रत भी मत करना, एक आवाज ने शांति भंग करते हुए कहा। वो मिस्टर ग्रेंजर की गुर्राहट थी। मैं घबरा कर पीछे हुई और तेल की ट्रे टकराकर जमीन पर गिर गई। मैं झिझक रही थी, उसकी आगे का पालन करती या तो जो हो रहा था उसे देखने की जिज्ञासा को पूरा इसी उलझन में फंस गई। लेकिन आखिर में मेरी जिज्ञासा की जीत हुई। धीरे धीरे मैं टेबल के नीचे झुकी और मैंने झांक कर देखा और तब जाकर मुझसे असलियत का पता चला। उसका चेहरा अजीब मुस्कुराहट में बदल गया। आंखें एक भयानक चमक के साथ बड़ी हो गई और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो सच में मेरे पैरों पर अपनी लार टपका रहा था।
और जिस तरह से वो मेरे पैरों को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में अलग ही तरह की भावनाएं चल रही हों, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सांसें अटक गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस कमरे में फंस गई हूं। बिना एक भी और चीज सोचे मैं मुड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। मैं हैंडल की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा हाथ फिसल रहा था। बच्चों की हंसी की आवाज और तेज हो गई। मैं आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हुई और हॉलवे में भागने लगी, वो भी बिना पीछे मुड़कर देखे। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक कि बाहर नहीं निकल गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पैरों में जूते हैं या नहीं। उस वक्त मुझे सिर्फ भागना ही ठीक लगा। मैं नंगे पांव टाइल से बनी जमीन पर छप छप करते हुए भागने लगी। बाद में मुझे उस पार्लर से कई बार फोन आया, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सामान बांधा और अपने भाई के पास रहने चली गई, जब तक कि मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल गई। एक ऐसी नौकरी जिसमें कोई बूढ़ा आदमी ना हो और ना ही उनके कोई ख्याली पुलाव। लेकिन जहां भी मैं जाती हूँ, उस दिन का अनुभव आज भी मेरे साथ साथ घूमता है। और कभी कभी देर रात मुझे बच्चों के हंसने की हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगी। मैंने नए थाई मसाज पार्लर के बारे में अपने दोस्तों से सुना था। वो उसके बारे में बात करने से रुक नहीं पा रहे थे। किस तरह वहां की लड़कियां एकदम परफेक्ट थी, ना चेहरे पर कोई भाव, ना ही कोई बातचीत, सिर्फ अपने काम पर पूरा ध्यान। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे इसका अनुभव करने की चुल दे दी। एक दिन जिम में काफी वर्कआउट करके थकने के बाद जब मेरे शरीर ने जवाब दिया, तो मैंने उस मसाज पार्लर में जाकर रिलैक्स करने के बारे में सोचा। वो जगह हमारे अनोखे शहर की शांत सड़क पर छिपी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई। बाहर से वो आमतौर पर दिखाई देने वाला एक महंगा स्पा लग रहा था, जिसकी रोशनी मंद थी और मुख्य द्वार पर बहुत सारी हरियाली, और अंदर से उसकी बनावट शानदार थी। लकड़ी के दरवाजों के पैनल, थाई कल्चर की सजावट, और यहाँ तक कि वहां पर इस्तेमाल किए गए रंग भी थाई डेकोर से मिलते थे। हवा में जैस्मिन और चंदन की खुशबू महक रही थी, जिसने मुझे रिलैक्स भी कर दी और साथ ही साथ मेरी सभी इंद्रियों को खोल दिया। वहां के रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की ने ट्रेडिशनल थाई कपड़े पहने हुए थे। उसने बहुत ही प्यार से सर झुकाकर मेरा स्वागत किया और अपनी सर्विस का मेन्यू मेरे हाथ में दे दिया। इससे पहले कि मैं कुछ ज्यादा कह पाता, वो मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गई। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी, जिसके बीच एक लंबा टेबल रखा हुआ था और उसके आसपास नरम तकिए लगाए हुए थे। मैं उस टेबल पर लेट गया। मुझे कमरे में आने से ही अपने अंदर की सभी टेंशन कम होती महसूस हुई। कुछ मिनट के बाद दरवाजा खुला और एक पतली सी लड़की अंदर आई। वो सुंदर थी, उसके नए नक्श तीखे थे और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। लेकिन जिस बात ने मुझे चौंकाया वो ये था कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था, जैसे वो कोई गुड़िया हो जो जिंदा हो गई हो। वो बहुत अजीब सी लग रही थी। मेरा नाम जैक है, तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टेबल के पास चलती रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो। लाडा, उसकी आवाज काफी नरम थी, जैसे फुसफुसाहट। उसने मुझे कहा कि मैं रिलैक्स होकर लेट जाऊं, कुछ ना बोलूं, और सबसे ज्यादा जरूरी मसाज करते वक्त उसे ना छूं। आखिरी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। मसाज शुरू हुई और मैं फौरन समझ गया था कि यह जगह इतनी मशहूर क्यों है। उसके हाथ बहुत ही तरीके से चल रहे थे। मेरे मसल्स में बनी हुई गांठों को वो अच्छी तरह से खोलने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही प्रोफेशनल था। मेरे अंदर का स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगा और मैं खुद को इस अनुभव में डुबाने लगा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जब वो टेबल के पास घूम रही थी तो मेरे हाथ उसके थाई पर जा लगा। मुझे अपने शरीर पर झटका महसूस हुआ और अचानक मैं अब उस कमरे में नहीं था, मैं कहीं और था, किसी अंधेरी और खतरनाक जगह पर। मैंने एक गांव देखा, घने जंगल के बीच में एक बसा हुआ गांव। उस समय रात का वक्त था और हवा में धुआं बह रहा था। घर जल रहे थे और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, ऐसी जो आपकी रूह तक को कबा दे। इस भगदड़ के बीच मैंने एक जवान लड़की को देखा, जिसे आर्मी के 2 लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसका चेहरा डर से सुन्न पड़ गया था और जैसे ही उसे अंधेरी झाड़ियों में खींचा गया, हमारी नजरें मिली और फिर जितनी जल्दी वो दृश्य मेरे सामने आया था, उतनी ही जल्दी वो गायब भी हो गया। मैं वापस कमरे में आ गया और लेकिन कुछ तो गलत था। लाडा ने हिलना बंद कर दिया था। वो एक पुतले की तरह उसी जगह पर खड़ी हुई थी। उसके हाथ अभी भी मेरे कंधे पर थे, लेकिन उनमें कोई गर्मी नहीं थी। उसके स्पर्श में कोई भी जान नहीं थी। वो बस वहां सुन्न खड़ी हुई थी। लाडा, क्या तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। वो बस वहीं खड़ी रही बिना हिले। मेरे अंदर डर का भाव बढ़ने लगा। मैंने दोबारा उसका नाम पुकारा, इस बार और भी जोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं कांप रहा था। मैंने उसका हाथ छुआ। एक और झटका लगा और उसमें वापस से जान आ गई और वो जोर से सांस लेने लगी, जैसे कोई पानी से निकल कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इस बार जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो किसी चीनी गुड़िया की तरह नहीं लग रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। वो अपहरण करते हैं, वो आदमी, उनकी परछाइयां, वो हमें जबरदस्ती पिलाते हैं।
और हम पुतले। उसकी आवाज से डर और घबराहट में निकली। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। मेरे दिमाग दौड़ने लगा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो क्या कह रही थी। और तब जाकर मैंने उन पर ध्यान दिया। 3 परछाइयां कांच के दरवाजे पर चिपक कर खड़ी थी और हमें बाहर से देख रही थी। अचानक दरवाजा खुला और उनमें से एक आदमी अंदर आया। वो लंबा था। उसका चेहरा कम रोशनी होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ तो बात थी जो ठीक नहीं लग रही थी, कुछ अप्राकृतिक। उसकी त्वचा किसी जीवित छाया की तरह एकदम काली थी। उसके साथ 2 लोग और कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद हो गया। उस आदमी ने थाई भाषा में कुछ कहा। लैडा ने फौरन दोबारा मसाज करना शुरू कर दिया। इस बार उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं जानता था कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं डर के मारे सदमे में चला गया था। परछाइयां जैसी वो आकृति मेरे करीब आई और मैं समझ गया कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। आखिरकार जैसे ही वो आकृति मेरे पास आई, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने टेबल से मसाज वाला तेल उठाया और उसके मुंह पर फेंक दिया। उस परछाई को चोट तो नहीं आई, लेकिन मुझे वहां से निकलने के लिए थोड़ा समय मिल गया। मैं टेबल से कूद कर उतरा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन उससे पहले 2 लोग और मेरे रास्ता रोककर खड़े हो गए। हम सब एक दूसरे पर हमला करते हुए जमीन पर गिर गए और मैंने किसी पागल आदमी की तरह लड़ाई की। बचने की इच्छा मेरे अंदर एक शक्ति ले आई। किसी तरह मैं वहां से बचकर उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन मैंने तब तक भागना नहीं छोड़ा जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल गया। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जब मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा तो मसाज पार्लर अंधेरे में डूब चुका था और 3 परछाइयां खिड़की से खड़ी होकर मुझे देख रही थी। अगले दिन वो जगह बंद हो गई। ना कोई साइन, ना कोई कारण, बस गायब। जो मेरे साथ हुआ था उस बारे में मैंने अपने दोस्तों से बात की, इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे कुछ समझा पाएंगे, और तब जाकर उन्होंने मुझे उस परछाई वाले आदमी के बारे में कहा। वो एक मिथ की तरह है। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंसान नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पीछे से हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, लिजर्ड पीपल। बुजुर्गों का मानना है कि ये कई सदियों से अदृश्य रूप से छिपकर पूरे विश्व में व्यवस्था चला रहे हैं। जरूर वो पार्लर मानव तस्करी का एक बड़ा हिस्सा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूं, लेकिन इन बातों का कोई ना कोई मतलब तो लग ही रहा था। मैं हमेशा से ही स्विमिंग में बहुत आगे रहा हूं और मैं जानता था कि इंटर स्कूल कंपटीशन में मुझे गोल्ड मेडल ही मिलेगा। मेरा सपना था कि मैं उस पोडियम पर खड़ा हूं, लोगों की तालियां सुनूं और गोल्ड मेडल का वजन अपने गर्दन पर महसूस कर सकूं। लेकिन उस बड़ा इवेंट से 1 हफ्ते पहले रूटीन प्रैक्टिस के समय मुझे अपने कंधे पर तेज दर्द का एहसास हुआ। मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक बल है, एक मामूली बल। ये इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे स्विमिंग करने से रोक सके, लेकिन मैं जानता था कि अगर मेरी तरफ से छोटी सी भी लापरवाही हुई तो ये मेरी जीत पर असर कर सकती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड पीटर, जो मेरे साथ स्विमिंग भी करता था, उसने मुझे स्ट्रेचिंग के बीच में हल्का कराहते हुए सुना। उसके पूछने पर जब मैंने उसे अपने कंधे के बल के बारे में बताया तो उसने मुझे मसल रिलैक्स के लिए डीप टिश्यू मसाज लेने की सलाह दी। यहाँ तक कि उसने मुझे एक जगह का पता भी दिया और बताया कि इस जगह शहर की सबसे अच्छी मसाज होती है। मसाज करवाना मेरी खासियत नहीं था, लेकिन पीटर ने जोर दिया कि ऐसा करवाने से मुझे बहुत बेहतर महसूस होगा, इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। वो मसाज पार्लर एक शांत गली में छुपा हुआ था और किसी भी तामझाम के साथ नहीं बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। लेवेंडर और संतरों की खुशबू ने पूरी जगह को महकाया हुआ था और हर कोने से नीले रंग की रोशनी नजर आ रही थी। फिर सामने से एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट चलकर आई। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही आकर्षक। उसने मुझे पीछे का एक कमरा दिखाया। कमरे में बहुत सारी सीनरीज टंगी हुई थी जिसमें समुद्र और पहाड़ बने हुए थे। लहरों की हल्की हल्की आवाज ने मुझे इस बात पर यकीन दिला दिया कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जो इस मुकाबले के दबाव से कई दूर है। मैं अभी कमरे में सेटल हुआ ही था कि मेरे सामने एक आदमी चलकर अंदर आया। वो मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर ही हूँ। मेरा नाम कार्लोस है, मैं आपका आज महसूस हूँ। उसने मुझे ताज़ा संतरे का जूस हाथ में थमाते हुए कहा। उस वक्त मैं कंफ्यूज था कि क्या मुझे इसे अभी पीना चाहिए या बाद में, इसलिए मैंने एक सिप ले लिया। वो बिल्कुल ताज़ा था, ठीक वैसे ही जैसे मुझे चाहिए था। यहाँ और इस पर लेट जाओ लियाम, उसने बहुत ही नरमी से कहा। मैंने उसकी बात का पालन किया। मैं मुलायम गद्दे पर जाकर लेट गया और उसने कमरे की रोशनी और भी कम कर दी। बैकग्राउंड में चल रही लहरों की आवाज और तेज हो गई और मुझे सच में अपने पैरों के नीचे रेत महसूस होने लगी। यहाँ तक कि जब कार्लोस ने अपना काम करना शुरू किया, उसके स्पर्श से मुझे अपने हर मसल खुलता हुआ लगने लगा। तुम्हारे कंधे पर तो काफी बल पड़ा हुआ है, उसने बहुत ही तरीके से अपना हाथ मेरे दर्द भरे कंधे पर फेरते हुए कहा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं इस दर्द की वजह से अपनी परफॉर्मेंस खराब होने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैंने उसे ये सब बताया और मैं आराम करने लगा। कार्लोस रुका और फिर दोबारा मसाज करने लगा। तुम चाहो तो मैं इस पर एक पुरानी टेक्निक ट्राई कर सकता हूँ, एक्यूपंक्चर। ये इस तरह के दर्द के लिए हमेशा से ही काफी लाभदायक है।
तुम्हें बस हल्के डंक जैसे एहसास होगा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे बल कभी था ही नहीं। पहले मैंने सोचने लगा, मुझे सुई पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी इस जगह में कोई ऐसी बात थी, यहाँ की रोशनी, यहाँ का म्यूजिक, कार्लोस का शांत व्यवहार, जिससे मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। ठीक है, तो करते हैं, मैं मान गया। कार्लोस ने वादा किया कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। बस सुई डालते वक्त हल्की सी चुभन और कुछ नहीं। इसका एहसास बहुत अजीब था, एकदम ऐसा जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट मेरे अंदर दौड़ गया हो, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिसल रहा हूँ। देर देर तक हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद थकान में डूबा हुआ हूँ। तब जाकर वो सपना शुरू हुआ, या फिर मैं कहूँ बुरा सपना शुरू हुआ। सपने में मैं एक समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हूँ। लहर मेरे पैर छू रही हैं, लेकिन ये पानी गहरा नीला होने के बजाय गाढ़े लाल रंग का है, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। सर पर आसमान फटने की कगार पर था। जोर से बिजली कड़क रही थी, जिसके शोर से किसी के भी कान फट जाएं। बिजली की हर एक चमक के साथ वो आवाज गूंजती थी, वो मेरा दिल दहला देती थी। उस शोर से अच्छों के रोंगटे खड़े हो सकते थे। डर के मारे मैं भागने लगा और घबराते हुए उस बीच से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मेरे पांव रेत में धंस रहे थे, लेकिन चाहे मैं जितना मर्जी क्यों ना भाग लूं, समुद्र का लाल पानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आखिर में मैंने लाइफ गार्ड स्टैंड के पास किसी को खड़ा हुआ देखा। वो कार्लोस था। वो कुछ खा रहा था, और जैसे ही मैं थोड़ा पास गया तो ये एहसास करके डर गया कि वो जो खा रहा था वो खाना नहीं बल्कि इंसान के अंग थे। उसके मुंह और हाथों से खून बह रहा था। कार्लोस ने मुझे देखकर खून भरी एक शैतानी मुस्कान दी, और मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं चिल्लाने लगा, मेरी आवाज खाली बीच पर गूंजी, और मैं आखिरकार उठ गया। लेकिन अब मैं किसी मसाज पार्लर में नहीं था, बल्कि मैं एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरे पेरेंट्स सामने बैठे थे। वो डरे हुए भी थे, और उनके चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि भी थी, और मैं भी उन्हें देखकर सुकून महसूस कर रहा था। क्या हुआ? मेरा गला बैठ गया था। मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब तुम 2 दिन तक घर नहीं आए, हमने पुलिस को फोन किया। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। एक मसाज पार्लर के बेसमेंट में तुम्हें मरने के लिए छोड़ा गया था। सारी यादें एक झटके में मेरे सामने आने लगी, और मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। वो उस डर की गूंज थी जिसे मैं सहन कर रहा था। कार्लोस ने मुझे उसी टेबल पर ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया था, और फिर मुझे उठाकर उस मसाज पार्लर के खुफिया बेसमेंट में ले गया, जहां मेरे जैसे और भी शिकार थे। पुलिस का कहना था कि कार्लोस का एक बड़ा गैंग है जो इंसानों के अंगों को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ये कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। इसका शिकार मुझ जैसे नौजवान हट्टे कट्टे होते हैं, जो अगर गुमशुदा हो भी जाएं तो कुछ दिनों तक किसी को खबर नहीं होती। पीटर, जो खुद को मेरा दोस्त कहता था, वो भी इस प्लान में शामिल था, और मेरे जैसे और भी बच्चों को इस पार्लर में भेज चुका था। कानून ने उसे बच्चों की जेल में डाल दिया, और बाकी के गैंग मेंबर्स अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अब सिर्फ उस हॉस्पिटल की छत को देखकर ये सोच रहा था कि मैं अपनी किडनी खो चुका हूँ। एक ऐसी चीज जिससे खोने के बाद आप उसे वापस नहीं पा सकते। मैंने चैंपियनशिप का सपना खो दिया। उसकी जगह एक बुरे सपने ने ले ली है, जो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने उन तरंगों को सुना। मैं उस खून भरी लाल लहरों को कभी नहीं भूलने वाला हूँ।